नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब वक्त हो गया है मुकाबला का और आज मुकाबला में चर्चा हो रही है बजट की, यूनियन बजट की। जी हां, बजट को लेकर आज नेताओं ने जो सवाल उठाए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर बीएसपी के हो, उनके सबके सवालों का जवाब देश की वित्त मंत्री ने दिया। आज के बजट के 4 बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। बजट के अंदर ये 4 मुख्य सवाल हैं। पहली बात तो मिडिल क्लास को लेकर है कि टैक्स क्यों नहीं घटाया गया, कोई राहत क्यों नहीं दी गई। दूसरा बड़ा सवाल यह कि क्या किसानों की आय डबल होगी। तीसरा सवाल, क्या देश में बेरोजगारी कम होगी। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, महंगाई कब कम होगी। इन सब सवालों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलकर बात की है। सबसे पहले हम आपको उनकी बात सुनवाते हैं। महंगाई पर जब सवाल पूछा गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैसे समझाते हुए जवाब दिया। जरूर जनता के ऊपर प्राइसेस के वजह से जब ट्रबल होता है उसमें एक्शन लेने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और हम बार बार उसके ऊपर कदम उठाते आ रहे हैं। मगर टेक्निकली 6% से ज्यादा कभी ब्रीच ही नहीं, छोटा इधर उधर एक महीना हुआ होगा 6% ब्रीच करने का इन्फ्लेशन का विषय में। मैं याद दिलाना चाहती हूं, इस सरकार 2014 से लेकर आज तक वी हैव नॉट अलाउड इट टू गो टू डबल डिजिट्स। जो याद होगा आपको, उससे पहले 2014 से पहले इट वाज ऑलवेज इन द रेंज ऑफ 10, 11, 12, 13, इवन फूड प्रोडक्ट्स। इसलिए इन्फ्लेशन के ऊपर इस सरकार की ध्यान कभी भी ज्यादा है और एक्शंस भी तुरंत हम लेते हैं। अब यूपी पंजाब जैसे किसान बहुल राज्य में चुनाव हो रहे हैं, बहुत ही नजदीक है। यहां पर किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार से विपक्ष सवाल पूछ रही है कि किसानों की आय कब दोगुनी होगी। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सवाल भी इसी मुद्दे पर पूछे जा रहे हैं कि क्या किसानों की आय दोगुनी होगी। सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आसान शब्दों में कैसे समझाया कि सरकारी योजनाओं से कैसे किसानों को सीधा फायदा हो रहा है। नेशनल यूरिया प्राइसेस जितने भी इंक्रीज नहीं हुए, इट्स ऑल राइट, इट गॉट इंक्रीज्ड, मगर वो बोझ किसान के ऊपर पड़ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने उसको तुरंत इंटरवीन करके दैट बर्डन वी टुक, वी डिडंट पुट इट ऑन द फार्मर। सो एमएसपी, यूरिया, न्यूट्रिएंट in terms of micronutrients which we are giving for farmers, 6,000 rupees Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, एडिशनल इनकम कमाने के लिए किसान के लिए शहद का कल्टीवेशन, हनी बी कीपिंग का प्रावधान, उसको समर्थन और उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट लिंकेजेस थ्रू ई कॉमर्स। फिर सोलार पंप्स, उनके वाटर पंपिंग के लिए किसान के लिए सोलार पैनल वगैरह दिया गया है जिससे उनका ऊर्जा का एक्सपेंस कम होगा। फिर मैंने शायद जुलाई 19 के बजट में या 20 के बजट में ये बात बोली, अन्नदाता क्यों ऊर्जा दाता नहीं बन पाएंगे, जरूर बन पाएंगे। वी मेड श्योर दैट एवरी किसान विल प्रोड्यूस बिजली using solar panels in his field and he can also uplink that and earn money from the government for supplying urja. Finally, in this budget I have also made an announcement for food processing, which is at the farm gate, so that investments can happen there. Post harvest grains को तुरंत processing में वो किसान देने के कारण उनका इनकम better rates मिलता है उनको। So that अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज की इस चर्चा में शामिल करने वाली है वो ये कि इस बजट के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आप जानते हैं कि अघोषित आय यदि पकड़ी गई तो वो पूरी की पूरी जब्त होगी, वो सेटलमेंट नहीं होगा। तो आज हम चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए सांसद महोदय राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता अतुल लोंधे पाटिल हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अशोक विशन दास, आप अर्थशास्त्री हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता अमित जामेई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव प्रताप रूडी जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हुए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक ऐसा बजट आया है जिससे
पहले अपेक्षा नहीं की गई थी। पहले आय, यदि अघोषित आय पकड़ी जाती थी तो कुछ सेटलमेंट हो जाता था, लेकिन इस बार जब्त तो जब्त। रूडी साहब। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो आप चित्र पेश कर रही हैं वो सही नहीं है। मुझे तो दिखता है कि एक बड़ी रियायत दी गई है, और अगर असेसमेंट फाइल करने में अगर आपने गलत कर दिया हो या फिर चूक हो गई हो, जिससे सरकार ने ये नहीं कहा कि आपने छिपा लिया, सरकार ने कहा अगर चूक हो गई हो तो अगले असेसमेंट ईयर से अगले 2 साल के भीतर आप बता सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली बात है, और जो प्रोजेक्शन दिया जा रहा है कि वैसे चोरों को पकड़ने का, मैं समझता हूं कि इसका विश्लेषण थोड़ा भिन्न है। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन का जो परंपरा था या जो सरकार प्रमोट करना चाहती है, उसे प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूं कि उसका इंडिकेशन ये है, ना कि चोरों को पकड़ने वाली बात जो आपने कही है। लेकिन रूडी साहब, सवाल तो ये पूछा जाएगा ना, मिडिल क्लास आदमी को इसमें क्या मिला? क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। आपने वादा किया था 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष भी कि क्या ये हुआ है? नहीं हुआ है तो कब तक होगा? नहीं, मैं समझता हूं कि ये 2 अलग सवाल हैं, और किसानों की आमदनी दुगुनी हुई है या नहीं, इसके बारे में अगर अलग से चर्चा करते तो मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से बता सकूंगा कि किसानों के 2023 तक जो लक्ष्य है उसमें कितने प्रतिशत हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और कितना है। और मैं ये समझता हूं कि ये मध्य श्रेणी इस बजट की एक खासियत है, और इस बजट की खासियत ये नहीं है कि किसके खाते में क्या पैसा जा रहा है, किसके खाते से क्या पैसा निकल रहा है। इस बजट की ये खासियत है कि जो मूल रूप से पिछले बजट में जिन प्रस्तावों को रखा गया था उसे कायम रखा गया। इस बजट में 1% भी टैक्स की वृद्धि नहीं की गई, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इसके बाद भी राजस्व बढ़ा करके 39 लाख करोड़ के बजट को पेश किया गया। और यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है, क्योंकि जो आप कई सारे जो लगभग 200 मद है जिसमें, तो कई सारे मद ऐसे हैं जो सामान्य लोगों के लाभ के लिए है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हो या टेलीफोनी से जुड़ा हो या 5G से जुड़ा हुआ हो या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या अर्बन डेवलपमेंट का हो या पानी का हो या ग्रामीण क्षेत्र के पानी का हो या ग्रामीण क्षेत्र के आवास का हो। तो मैं समझता हूं कि ये बजट एक बहुत ही गैर विवादित और प्रोग्रेसिव बजट है। इसमें विवाद की गुंजाइश ही नहीं है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिस जी प्रोग्रेसिव बजट है। ये रूडी साहब का ये कहना है। अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पाटिल साहब, अब देखिए, निर्मला सीतारमण को हमने सुनाया दर्शकों को कि वो ये कह रही हैं कि पेंडेमिक के समय में यदि हमने टैक्स घटाया नहीं है तो इसमें 1% की भी वृद्धि नहीं हुई है। ये आम जनता को राहत नहीं, मिडिल क्लास फैमिली को राहत नहीं, तो और क्या है? बहुत मेहरबानी हो गई, ऐसा मध्यम वर्ग ने कहना चाहिए। और मीनाक्षी जी, आपकी बड़ी क्या कहते हैं उसको, निराशा हुई है। सुबह हम चर्चा कर रहे थे कुछ राहत मिल जाएगी, तो यही जो है, इसी में जो डिकोटॉमी है वो एकदम स्पष्ट रूप से सामने आती है। आम आदमी का पर कैपिटा इनकम कम हुआ है, 1,08,000 से 1,07,000 हुआ है। 27% से सारी सब्सिडीज जो है वो कम हुई है, चाहे वो खाद की हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की हो। मनरेगा का बजट जो है वो 98,000 करोड़ से 73,000 करोड़ तक नीचे लाया गया है। तो आम आदमी जो था, जो 4.5 करोड़ आम आदमी जो है वो एब्जेक्ट पॉवर्टी में गया है, जिसकी 2 वक्त के खाने के वांदे हैं। ऐसा ये सेक्टर के लिए क्या किया गया? अब फिस्कल डेफिसिट के बारे में उन्होंने कहा तो वो पहले ही इस साल मेंटेन नहीं कर पाई, और 2025-26 तक उनको वो 4% तक लाना है। तो फिर 6.4% जो है वो रियलिस्टिक लगता है क्या? यहीं पर पता चलता है जो इन्वेस्टमेंट बनता ही है वो इन्वेस्टमेंट होने वाली है या नहीं होने वाली है। अभी किसानों के बारे में राजीव जी कह रहे थे, काफी ज्येष्ठ नेता है, मंत्री रह चुके हैं, उन्हें एहसास है वो क्या बोल रहे थे। क्योंकि जैसे भ्रष्टाचार की बात कही तो उन्होंने असेसी और टैक्स पेयर को संभाल लिया, क्योंकि उनको पता था उससे मैसेज गलत चला जाएगा। आपने अगर कहा कि लोगों का पैसा जो है वो सीज हो जाएगा,
तो लोगों को भ्रष्टाचार के लिए ज्यादा मौका मिलेगा, अधिकारी जो है वो ज्यादा बड़े पैमाने पे सेटलमेंट करके गवर्नमेंट ट्रेजरी में कोई पैसा नहीं आएगा, तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात हो जाती है। तो वो उन्होंने स्मार्टली स्किप कर दिया, लेकिन वास्तविकता तो उस हालात में वैसी हो सकती है। लेकिन एक बात है कि जो डिमांड सप्लाई साइड आप बात करते हो, एमएसएमई को आप फिर से वही क्रेडिट लाइन गारंटी की बात करते हो, लेकिन डिमांड कहां है मार्केट में? आपने क्रेडिट दिया है, 1,30,000 करोड़ ही उठाया गया, 3 लाख करोड़ में से जो बेल आउट पैकेज दिया था, उस बेल आउट पैकेज में इतना कम उठाया गया, वो भी इंटरेस्ट पेमेंट और जो उनके इंस्टॉलमेंट थे उसी में चला गया। जो 45 दिनों के पहले पेमेंट होनी चाहिए, उसकी जो डिमांड थी, जो सुबह हम चर्चा कर रहे थे, उसको वहां टच नहीं किया गया है। और एक अर्बन मनरेगा की बात चल रही थी, उसके ऊपर जो है वो टच नहीं किया गया है। और लास्ट ईयर के बजट में जब 6,02,000 करोड़ से ज्यादा रिवाइज एस्टीमेट जो आए हैं, उसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बाद 7.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करने के बाद कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है, क्योंकि इससे कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो कैस्केडिंग इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। और महंगाई जो है, ये आपकी राय है पाटिल साहब, आप ये कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव, जिसे प्रोग्रेसिव बजट कह रहे हैं, जो आंकड़े उसके हिसाब से रख रहा हूं। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल साहब को, पाटिल साहब को ये प्रोग्रेसिव बजट नहीं दिखाई देता है। मैं प्रोफेसर विष्णु दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक जी, चलिए मैं पहले अमित जमई जी से राय ले लेती हूं उस पर। अमित जमई जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ को भी हम सुन रहे थे, हमने निर्मला सीतारमण को भी सुना, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है, वेलफेयरिस्टिक अप्रोच के साथ ये बजट बनाया गया है। मैं आऊं आपके पास अमित जमई जी, लेकिन प्रोफेसर अशोक एक बार दोबारा हमारे साथ जुड़ गए। मैं पहले उनकी राय जानना चाहती हूँ। आप अर्थशास्त्री हैं, आपकी नजर में ये बजट किस तरह का है? ये बजट बहुत ही प्रोग्रेसिव है, फॉरवर्ड लुकिंग है और अगले 25 साल सोच के माननीय वित्त मंत्री ने बनाया है। देखिए, अगर आप 1950 से जो भी बजट आए हैं, अगर देखिए कहीं पे इलेक्शन ड्यू है, चुनाव ड्यू है, तो ऐसा पॉपुलिस्ट नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है। तो ये पहला ऐसा बजट है और इससे लगता है कि इसमें सभी के लिए है, चाहे किसानों के लिए, चाहे ग्रामीण हमारे क्षेत्रों में सबके लिए है, इरिगेशन के लिए है, सिंचाई के लिए है, और टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन है। आपने कभी, हमने सुना ही नहीं था, न कभी सोचा था सपने में कि किसानों के लिए ऐसी मदद आएगी। टॉप क्लास टेक्नोलॉजी, और फिर रिवर्स का जोड़ना, जैसे बेट कैन बेटवा रिवर का जुड़ना है, इरिगेशन है, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस पर भी बहुत जोर दिया हुआ है, और जो रोपवेज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीएम गति शक्ति जो है उसमें 7 इंजिन्स हैं। तो ये सारी चीजें, और सबसे मेरा जो मानना है कि 2 बहुत मुख्य भूत जो आधारभूत इसमें दिया हुआ है, वो है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक्सपेंडिचर करेंगे, तो ये दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट इंजिन्स ऑफ द ग्रोथ, और वो इसमें दोनों समावेश है। तो संक्षेप में अगर हम कहूं तो ये बजट बहुत ही अद्भुत है और ये फॉरवर्ड लुकिंग है। एंड देन इसमें एक और जो चीज है, हमारी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा लक्ष्य है, वो भी इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी ओर हमें अग्रसर कर रहा है। अतुल जी, मैं आऊंगी आपके पास, मुझे पता आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अमित जमई जी का भी मैं इस पे राय चाह रही हूँ। अब देखिए, किसानों के मुद्दे पर भी जमई साहब, जब निर्मला जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसे पूरे एक्सप्लेन करते हुए बताया, कहा कि देखिए, ये एक पूरे सर्कल के तहत किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य कैसे रखा गया है। एमएसपी बढ़ाया जाएगा, किसानों की जो फसल होगी उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी, 6,000 किसान सम्मान निधि के तहत पहले से ही किसानों को दिया जा रहा है, बिजली के दरों में राहत है, 58,000 करोड़ यूरिया सब्सिडी है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा है। तो इन टोटालिटी ये किसानों को राहत नहीं तो फिर और क्या है? मीनाक्षी, ये बहुत ही प्रो कॉर्पोरेट और जो बिग कॉरपोरेशंस हैं उनको शह देने वाला बजट है, और उसी मेंटेलिटी की जो सरकार है। अभी आज ही बहुत बड़ी खुशखबरी भारत सरकार ने इस देश को दी है कि जो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था, जो पब्लिक सेक्टर था, हमारा नीलांचल इस्पात, इसको उठा के इसका निजीकरण करके इसको बेच दिया गया है। एयर इंडिया के बाद इन्होंने जो है ये एक बड़ा कदम उठाया है। तो सवाल ये है कि जो भी हमारे नेशनलाइज एसेट थे,
आपने उनको बिग कॉर्पोरेशंस के हाथ में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि आप कॉर्पोरेट फोर्सेस के लिए काम कर रहे हैं। मैं अगर आपको उत्तर प्रदेश सेंट्रिक बात करूं तो बाबा मुख्यमंत्री जी यहां पे हर कैंपेन में बोलते हैं कि 2 करोड़ नौकरी की बात ये लोग हमेशा लक्ष्य रखते थे, लेकिन आज हमारी जो ये हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं, इन्होंने बहुत साफ कहा कि वो जो लक्ष्य है 60 लाख की नौकरियों तक के ही लक्ष्य तक वो पहुंचने की बात ये कह रहे हैं। तो ये बहुत ही विरोधाभासी है। और मैं अगर एमएसएमई की बात करूं, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है एमएसएमई के बारे में। मैं विशेषकर कानपुर की अगर आपको बात करना चाहूं तो इस नोटबंदी और जीएसटी की मार में और उसके बाद कोविड के मार में तकरीबन 12,000 जो हमारे स्मॉल स्केल के जो छोटे छोटे जो कल कारखाने थे वो बंद हो गए। लेकिन सर एमएसएमई सेक्टर को, छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है इस बजट में। आपको लगता है कि ये दिस इजंट सफिशिएंट? मीनाक्षी, हो क्या रहा है कि जो भी ये बजट्स दिए जाते हैं वो डाइवर्ट होते हैं बिग कॉर्पोरेशंस के पास। नाम में तो एमएसएमई के आते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 5 साल सरकार को हो गए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के। लेदर इंडस्ट्री जो कानपुर का है मीनाक्षी, उनका 16,000 करोड़ का 2016-17 में एक्सपोर्ट था। आज वो जो एक्सपोर्ट है लेदर इंडस्ट्री का वो 3,000 करोड़ पर है। तो सवाल ये है कि जो निजीकरण के चलते आपने जो सोशल सिक्योरिटी है उसको आपने खत्म किया, यानी जमील साहब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं इसी सवाल को लेकर रूडी साहब आपके पास आ रही हूं। देखिए आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि आप बजट एलोकेशन तो कर दे रहे हैं, लेकिन जहां बात इंप्लीमेंटेशन की आती है वो छोटे और मध्यम लघु उद्योगों तक ये फायदा नहीं पहुंचता है, ये कॉर्पोरेट्स तक फायदा पहुंच जाता है। आप पर आरोप है। देखिए मैं नहीं समझ पाया कि ये कहना क्या चाह रहे थे, और कई सारे विषयों को उन्होंने जोड़ा है, लेकिन तथ्य के रूप में देखा जाए इन्होंने कानपुर से शुरू की कि वहां का एक्सपोर्ट कम हो गया है। शायद इनको अंदाजा नहीं कि पूरे दुनिया भर के एक्सपोर्ट किस प्रकार से श्रिंक किया है और कंज्यूमर गुड्स में भी किस प्रकार की गिरावट आई है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के राजनीति का जिक्र किया और उसके बाद वहां से देश की सरकार की तरफ चले आए, लेकिन शायद ये बात नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि ये सरकार ने इस बार का बजट, सबसे बड़ी बात है कि देश में राजनीति में हम लोग सब राजनीति करते हैं। कोई चुनाव होता है तो चुनाव के पहले उन राज्यों को हम लक्ष्य बनाते हैं और वहां से उसके बाद अपना बजट पेश करते हैं, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, और चाहे वो किसी स्थान पर टूरिज्म के प्रमोशन के लिए रोपवे देना हो या फिर किसानों के खाते में 1,63,163 लाख किसानों के खाते में 250 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाना हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 5 किलोमीटर तक गंडक और गंगा के दियारा क्षेत्र में उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना हो या रिवर लिंकिंग का हो। इसमें पता नहीं कॉर्पोरेट कहां से चला आता है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ टेम्पलेट बना लिया है कि कन्वर्सेशन कुछ करना हो तो देश के नीतियों के खिलाफ कुछ टेम्पलेट्स है। तो एक बार आप कह दो कि भाई बेरोजगारी है देश में, दूसरी तरफ कह दो आपकी कॉर्पोरेट्स है, लेकिन ये, और तीसरी तरफ कह दो कि डिसइन्वेस्टमेंट। क्या पुराने सरकारों ने डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया और ये नीतिगत फैसला उनकी सरकार में नहीं हुआ है? और क्या वो प्रत्येक महीना में 2,000 करोड़ रुपया देश का राजस्व का घाटा होता था और एयर इंडिया को बेचने का काम सही नहीं ठहराया गया? तो विषय सिर्फ इमोटिव विषय ला करके ये प्रमाणित करना, मैं समझता हूं कि अगर बजट पर कुछ बोले, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 1,55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और रोड में नेशनल हाईवेज को 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और कॉरिडोर्स के निर्माण के बारे में, और उसके बाद लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रेलवेज के बारे में बात किया जाए, स्कूली बच्चों की शिक्षा के बारे में बात किया जाए, जहां स्कूली बच्चों को जो 600 दिन जो उनका शिक्षा का लॉस हुआ था क्लास 1 से क्लास 12 तक, उनके लिए 12 चैनलों से 200 चैनलों से दूरदर्शन के माध्यम से कोर्स कंटेंट दिया जाए। आखिर देश के पैमाने बहुत होते हैं और उस पैमाने में जैसा कि ऑर्गेनिक बजट जो था उसमें लगभग इस बार 50,000 करोड़ का सब्सिडी दिया गया। तो इस प्रकार से कई सारी योजनाएं कि सबसे बड़ा है कि ना टैक्स दिया गया एक्स्ट्रा, ना उसमें कोई ऐसा अपव्यय के लिए कोई ऐसी प्रावधान की गई। देश की सरकार ने बड़े सोच, और ये बड़ा ही प्रैग्मेटिक बजट है, बड़ा ही दूरदर्शिता के साथ बनाया हुआ बजट है। और ये जो सॉप्स के साथ बजट होता है, मैं भी सरकार की प्रशंसा करूंगा कि सरकार ने इतनी ताकत जुटा ली है कि सॉप्स दे करके लोगों के बीच में, जिसको सॉप्स कहते हैं, हिंदी का शब्द मैं नहीं सही बता पाऊंगा,
तो उसे देख करके सरकार में पॉपुलैरिटी लेना देश के सरकार ने, और प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि वो अब नहीं करना है। उन्होंने खुद ये तय किया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी की नीति ये रही नहीं है कि चुनावी साल है तो लोक लुभावन बजट लेकर आया जाए और उसका लाभ फिर जो है वोटों के जरिए उठाया जाए। तो निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस खुद खस्ता हाल में इकोनॉमी छोड़कर गई, केवल कुछ लिखने के लिए या केवल आलोचना करने भर के लिए आलोचना करना सही नहीं है। राहुल गांधी पर मुझे तरस आता, उनकी सोच पर मुझे तरस आता, यहां तक निर्मला सीतारमण बोल गए। अतुल पाटिल जी, ऐसा है, निर्मला सीतारमण जी को सवाल पूछा जाता है कैपिटल गेन्स टैक्स पे, तो उनको बाजू देखना पड़ता है सेक्रेटरी क्या बात करेगा। तो निर्मला सीतारमण जी लहसुन खाती नहीं है, उनके बारे में कुछ कहूँ। सम्मानित महिला है, देश की वित्त मंत्री है, दूसरी महिला वित्त मंत्री है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन उन्होंने जो झूठ बोला है वो झूठ मैं आज एक्सपोज करूंगा। जब हमने इकोनॉमी छोड़ी तो 5.6% हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था, जो रियल था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था 2% था। हमने डॉलर जो था वो 58 था, और जीडीपी का साइज जो था 142 लाख करोड़, जो आज 152 लाख करोड़, जो आज 148 लाख करोड़ से। टैक्स टू जीडीपी रेशियो 50% था, जो आज टैक्स टू जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो आज 90% तक है। डिसइन्वेस्टमेंट के इनके जो टारगेट थे 1,77,000 करोड़ से केवल 9,777 करोड़ जो है उन्होंने किए हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो अब आप जो दावे कर रहे हैं, मैं उस पर अर्थशास्त्री जी की राय ले लेती हूं, क्योंकि आज निर्मला जी ने जब बजट का खाका पेश किया तो उन्होंने कहा कि हमारी ग्रोथ रेट 9.5% रहेगी। मैं बस एक छोटा सा रिएक्शन इस पर चाहती हूं। तो अब कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, अच्छा चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए, करिए। मैं अपनी बात पूरी कर दूं तो ये 9.9% है, लो बेस से है। लो बेस क्या था तो -7.3 था। लो बेस से हमने डेवलपमेंट की है, ये बात कर रहे हैं। और इकोनॉमिक सर्वे ने खुद कहा है कि हम 2019-20 के लेवल पर है, जहां मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो इकोनॉमिक सर्वे कहता है एक्सपेक्टेशन से 23% डाउन है। मैं ये बात बता रहा हूं आपको। तो यहाँ रियलिटी है। अभी देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो कम किया है। 4.3% ऑफ जीडीपी से 3.84% ऑफ जीडीपी जो लाया है वहां तक कम। क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो 15,989 करोड़ था, वो 15,500 करोड़ लाया है। जो किसान सम्मान निधि है जो 67 लाख करोड़ 500 था, वो 68,000 करोड़ कर दिया गया है। तो वहां पर भी कुछ रियायत दी नहीं है। लेकिन अगर खर्चा देखा जाए तो 1 हेक्टेयर का खर्चा 25,000 रुपया जो है उससे बढ़ा है, और इसके बावजूद इन्होंने जीएसटी पे कुछ कम नहीं किया है। तो प्रोफेसर अशोक आपका चाहते हैं, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगी क्योंकि ब्रेक पर जाना भी मेरी मजबूरी है। प्रोफेसर अशोक, ये जो आंकड़े वो गिना रहे हैं, अब इसमें आप ये भी जोड़ लीजिए कि पेंडेमिक के 2 साल हमारी इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, रोजगार की स्थिति और ये तमाम बातें जो वो अपने समय के आंकड़े गिना रहे हैं, आज की परिस्थिति के मुताबिक आप बताएं। सर आपकी ऑडियो म्यूट है। प्रोफेसर अशोक, आपकी ऑडियो म्यूट है, इसे अनम्यूट कर लें। ये देखिए जो इस समय वृद्धि दर है वो 9.5% है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अगले साल की जो आशा है और जो फोरकास्ट है वो 8 से 8.5% है, उसमें कोई शक नहीं है। और जबकि ये हमारा वर्ल्ड बैंक वालों ने इससे ज्यादा की थी, लेकिन हमारे आरबीआई और जो वित्त मंत्रालय ने वो 8 से 8.5% का है। दैट इज पॉइंट 1। और सेकंड पॉइंट है कि अगर जो पेंडेमिक था वो एक तरह का हमारा युद्ध है पेंडेमिक से, तो वो कोई भी सरकार होती उससे वो सिचुएशन हमें फेस करनी है, और हमने बहुत अच्छे सलीके तरीके से किया। अब ये देखिए जो वैक्सीन है, वैक्सीन साइंस है, लेकिन वैक्सीनेशन तो वो गवर्नेंस इश्यू है। एंड देयरफॉर जो वैक्सीनेशन सरकार ने की और सारा फ्री में किया, तो वो जो आपको जिंदगी मिली है किसी भी फ्री में, और वो पूरा इतने बड़े देश में 1.35 बिलियन लोगों को, वो एक छोटा अचीवमेंट नहीं है, हम उसको भूल जाते हैं। तो सरकार को जो भी व्यवस्था की है वो तो हमारे बजट के थ्रू ही तो आएगी। ठीक है, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब अनइंटरप्टेड 17 मिनट तक लगातार हमारी ये चर्चा चलेगी। बजट किस तरीके का है, क्योंकि सरकार पहले ये कह रही थी कि हम चुनावी साल देखकर कोई लोक लुभावन बजट लाने की हमारी ना रीति है, ना नीति है, ना ये परंपरा रही है। लेकिन रूडी साहब, फिर भी सवाल पूछा जाएगा कि इस बजट में किसानों का ख्याल रखने के लिए सरकार ने क्या किया? देखिए, एक तो
मुझे लगता है कि पुराने जितने दर्शक होंगे वो चले गए होंगे क्योंकि ब्रेक बहुत लंबा था। और अगर मुझे आउटले ऑन मेजर स्कीम्स के बारे में अगर देखा जाए तो मैं आपको एक साधारण से किसानों के बारे में, जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो हमारे लिए इस साल 20,000 करोड़ का था, जिसे बढ़ा करके इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने 64,000 करोड़ कर दिया और इस बार का 42,000 करोड़। आप कहीं भी उठा के देख ले, अगर डेविल्स आर इन द डिटेल्स, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन अगर प्रारंभिक रूप से अगर आपको कोई ऐसे चर्चा में विषय ला देना है, अब मान लीजिए राज्यों को जो पैसा जाता था, अब राज्यों को पैसा जाता है तो वो सब क्षेत्र में खर्च करते हैं, किसानों पर भी खर्च करते हैं। अब राज्यों में पिछले साल 10,000 करोड़ का बजट बनाया गया, उसको बढ़ा करके अभी रिवाइज्ड में 15,000 करोड़, और इस वर्ष राज्यों को 1 लाख करोड़ दिया जा रहा है 50 वर्ष के लिए डेट फ्री। तो कहीं ना कहीं बड़ी राशि, और अगर ये सब सही नहीं होता तो पैंडेमिक के दौरान हमारा जीडीपी का ग्रोथ 8% कैसे होता? एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज में जीडीपी का 3.6% हम कैसे मेंटेन करते? सर्विसेज सेक्टर के इतने बड़े हिट के बाद भी हमारी रेवेन्यू रिसीव्स हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा कैसे होता? तो ये कहना कि सामान्य लोग, देखिए बजट, राष्ट्रीय बजट का एक मूल स्वरूप उभर के आता है जिसका इट ट्रिकल्स डाउन। ये ऐसा नहीं होता है कि मैंने घोषणा की आपको 500 रुपए का फायदा हो गया। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो किसानों को देना है, जो मजदूरों को देना है, वो तो डायरेक्ट खाते में जाता है, लेकिन अगर 1.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने का मतलब कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम होगा तो कीमतें कम होंगी। हम लोगों ने इन सब चीजों पर पहले जो ध्यान दिया उसको विस्तार से ध्यान दिया जा रहा है। मल्टी नोडल हब्स क्रिएट किए जा रहे हैं पूरे देश के भीतर, लॉजिस्टिक पार्क्स, ये सब महंगाई को कम करने के लिए बड़ा रेसिपी है, बड़ा तरीका है। तो आप किसी भी विषय को उठा के देख लीजिए, उस क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से कस्टम्स ड्यूटी किसी भी सामान पर, किसी भी कस्टम ड्यूटी को इस पर नहीं बढ़ाया गया। उसका परिणाम क्या होगा कि कोई भी चीज जो बाहर से आयातित होती है, जिसकी कस्टम ड्यूटीज इस पर लगते हैं, अगर उसको बढ़ाते तो फिर उसका भी कीमत ज्यादा बढ़ जाता। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बैलेंस्ड बजट है, प्रोग्रेसिव है, दूरदर्शिता इस बजट में है, और उसके साथ साथ देश के संरचना को मजबूत करने का एक बड़ा पहल किया गया है जो प्रत्यक्ष रूप से सबके लाभ का विषय बनेगा। अब देखिए यहाँ पर मसला 2:1 का हो गया है। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए केवल रूडी साहब हैं और विरोधी 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। फिल्म में बारी बारी से मौका दूंगी और सभी के बीच एक बैलेंस बना रहे। जमई साहब, अब मैं ये कह रही हूँ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो ये कह रही है ना कि आप विपक्ष बार बार महंगाई की बात कर रहा है, लेकिन वो ये कह रही है कि पेंडेमिक के समय में हमने इस महंगाई को डबल डिजिट में नहीं जाने दिया। तो ये सरकार के लिए कामयाबी के तौर पर आप देखिए। जमई साहब, देखिए, राजीव प्रदीप रूडी साहब जो है हमारे बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आज मिसिंग हैं, जो भारत के लोग सुनना चाह रहे थे, वो ये सुनना चाह रहे थे कि रेलवे के बारे में भारत की सरकार हमारी क्या सोचती है। आपने कहा कि आप ट्रेनें तो चलाएंगे, लेकिन आपका ये साल फाइनेंशियल ईयर का आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया। आपने ये नहीं बताया कि आज क्या बात है कि रेल हमारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट था, उसके निजीकरण की आपको मजबूरी क्यों आ पड़ी। आप ये किसान विरोधी जो बजट है, आपने सोशल सिक्योरिटी में पेंशन की बात की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो जो विधवाओं का और जो बुजुर्ग थी उनकी जो पेंशन थी वो बाबा मुख्यमंत्री जी ने खत्म किया और उसी 6,000 रुपए को सालाना आपके किसान निधि के तौर पे दे रहे हैं। ये कोई एहसान की बात राजीव साहब नहीं है। और मैंने जो एमएसएमई की बात की थी, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की, क्योंकि आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई विजन नहीं है। लेदर इंडस्ट्री की बात मैंने इसलिए मेंशन की क्योंकि मैंने उस पर ट्रिब्यूनल का मैं हिस्सा था कि 16,000 करोड़ का जो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 3,000 करोड़ पे आ गया। ये उत्तर प्रदेश की जो पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री एक कोई विजनरी इंसान नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। आज आपको मालूम है मीनाक्षी की जो पेंशन हमारी जो ओपीएस है उसके बारे में आज पूरे देश के जो कर्मचारी हैं वो सुनना चाह रहे थे। हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 16 लाख कर्मचारी हैं जो शिक्षक हैं, जो 22 फरवरी को पूरे देश में हड़ताल पे जा रहे हैं। तो ओपीएस के लिए जो हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, आज उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रो कॉर्पोरेट
ये बड़े पूंजीपतियों के पक्ष की सरकार ठीक है, हम है। इसको जवाब दे लेते हैं रूडी जी से। मैंने इसलिए बोला कि 2:1 का रेशियो है, इसलिए एक सवाल होता जाएगा, मैं जवाब लेती जाऊंगी। वो ये कह रहे हैं रूडी साहब की कर्मचारियों की के लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो रोजगार को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, चमड़ा उद्योग को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूं कि पूरे बजट के एक एक पन्ना और निकाल करके एक एक विषय, अब मैं इनसे पूछना कि आपने क्रॉप इंश्योरेंस की बात क्यों नहीं की, आपने मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की बात क्यों नहीं की, आपने क्रॉप साइंस की बात क्यों नहीं की, आपने यूरिया सब्सिडी की बात क्यों नहीं की, प्रोडक्शन PLI के बारे में बात क्यों की नहीं, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के, और इस प्रकार से देखें रिफॉर्म्स इन लिंक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के बारे में, तो मेरे पास तो भारत सरकार की जो सब्जेक्ट्स है, आपने खेलो इंडिया के बारे में बात नहीं की, तो आप इस पूरे भारत सरकार के व्यवस्था में हजारों योजनाओं के बीच में से जो पारंपरिक तौर से पिछले 3-4 बजटों में देख लिया गया है, किया जा रहा है, राजीव जी, उनके बारे में आप किसी किसी चीज को उठा ले रहे हैं और पुरानी बात को रख रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं महाराज, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कोई पेंशन स्कीम के बारे में, आप पेंशन स्कीम के बारे में तो कितनी सारी योजनाओं का और कितने सारे स्कीम्स भारत की सरकार ने पहले ही लॉन्च कर रखा है, और उसके बारे में तो हर बजट में उन सब चीजों को, उसको अगर आप देखना है तो मैं महानुभावों से आग्रह करूंगा कि आउटले ऑन मेजर स्कीम्स, माइनर स्कीम्स नहीं, मेजर स्कीम्स के इस पृष्ठ को उठा करके देख लीजिए, आपको हर विभाग में हर विषय पर जो नए बजट का मतलब क्या होता है, बजट का मतलब होता है कि जो सरकार का विजन, नए इनिशिएटिव्स जो इन सबको जो इन सब विषयों को जोड़ करके उनको फिर से प्राइमिंग रूडी साहब का कहना यह है कि आप एक बार इसको इंक्लूसिव तौर पर देखें, एक्सक्लूसिव एक मैटर को उठाकर आप चर्चा जो कर रहे हैं। पाटिल साहब, मैं आपके पास ही आ रही हूं। अब जैसे कृषि की ही बात कर लूं, आज के बजट में जो बातें कही गई उसमें यूनिवर्सिटी का विस्तार से लेकर हर घर नल जल तक की बात करना, उसमें 60 लाख करोड़ का एलोकेशन, बजट एलोकेशन करना, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात करना, जिसमें वो दियारा इलाके की उन्होंने बात कही, 72 जिलों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ना, ये तमाम बातें क्या कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काफी नहीं? पाटिल साहब, दो बातें हैं मीनाक्षी जी। एक तो ऐसा है कि एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर पे 4.3% से 3.84% आया है, लेकिन रूडी साहब के मैं पहले इसका जवाब दूंगा। ये जो बात कर रहे हैं ग्रोथ की, ये लो बेस ग्रोथ की बात कर रहे हैं। 24.9 माइनस और -7.3 से ये आए हैं, और इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है 19-20 के लेवल पर अभी हम आज है। उनमें वो चले गए, अभी जो अर्थशास्त्री थे वो समझ नहीं पाए मेरी बात। मैंने ये बात उठाई थी कि 2019 की परिस्थिति क्या थी। 2019 की परिस्थिति ये थी कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी थी, 4.1% जीडीपी की बात थी, लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम ने 1.5% ही जीडीपी ग्रोथ रेट एक्चुअल है ये कहा था। तो ओवरऑल तुम्हारे पास फिस्कल स्पेस कितनी है, तुम आप दिखाते क्या हो और एक्चुअल पिक्चर क्या है। आपने कहा 6.4% हमारा फिस्कल डिफिसिट रहेगा और 24-25 तक जो है वो फिस्कल डिफिसिट 4% तक हम नीचे लाएंगे। क्या ये रियलिस्टिक है? इतना पैसा खड़ा हो सकता है, इतना पैसा खड़ा हो सकता है और पीछे आ सकते हैं? तीसरी बात, इनका जो पाटिल साहब, आप इस मेरे सवाल को शामिल कर लीजिए और इसमें जवाब दीजिए कि जिस तरीके की पेंडेमिक की सिचुएशन थी, अभूतपूर्व थी, ऐसी परिस्थिति तो भारत ने नहीं देखी थी। एकदम से लॉकडाउन लग जाना, घरों में लोगों का कैद हो जाना, इसे आप समझाते हुए कहिए। आप भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। मैं प्री पेंडेमिक लेवल को आज से कंपेयर कर रहा हूं। मैंने पेंडेमिक लेवल को छोड़ दिया है, माफ कर दिया है, उसको छोड़ दिया है मैंने। 60 लाख MSMEs बंद हो चुकी है, 60 लाख। इन्होंने 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, 2 लाख करोड़ बढ़ाए। सप्लाई साइड की बात करते हैं, डिमांड साइड की बात नहीं करते हैं। अगर खरीद क्षमता ही नहीं होगी, कंजम्पशन ही नहीं बढ़ेगा, तो लोग प्रोडक्शन किस चीज के लिए करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्होंने कहा हम न्यूट्रिएंट में बढ़ाते, तो ये स्मार्टली कुछ तो भी एक अलग करके जो मैक्रो पिक्चर जो है उसको दिखाने की, छुपाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पे कम करने की जो कोशिश की, वो उसको कंपेंसेट करने की कोशिश कहां की है? 2,62,000 करोड़ MSP और पर्पसफुली, जबकि इसमें 23 क्रॉप्स है, इन्होंने 2 क्रॉप की बात की है, एक व्हीट और दूसरी पैडी। क्यों? वेस्टर्न यूपी और पंजाब की बात वहां आती है जहां चुनाव है, पहले फेज में चुनाव है। ये बात स्पेसिफिकली की है इन्होंने। तो ये सब जो 27% सब्सिडी जो कम हुई है, ये गरीब पे मार है। दूसरी बात, जीएसटी पे इन्होंने अगर कम किया रहता तो महंगाई पे बड़ा असर हुआ रहता। मैं कोई एक आइटम उठा के बात नहीं कर रहा हूं, मैं होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा हूं।
जो लोगों के पास इनकम नहीं है उनके इनकम के लिए क्या प्रावधान किया है। दुनिया भर के बजट जो है, आज अमेरिका 4% ग्रोथ रेट है, कंपेयर नहीं करना इंडिया के साथ। उनका जो जीडीपी का साइज है वो $21 ट्रिलियन है, हमारा 2.73 से 2.67 आया है। हर चीज जो है वो कम हुई है, पर कैपिटा इनकम कम हुआ है, 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे गए हैं, 84% लोगों की इनकम कैपेसिटी जो है कम हुई है। इसके ऊपर बजट का जो होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए था वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। इनके जो पाइपलाइन है, जो गति शक्ति है, 111 लाख करोड़ की जो बात हुई थी, क्या हुआ उसका? गति शक्ति में कितना हुआ? 6 लाख करोड़ का एक मोनेटाइजेशन पाइपलाइन थी इनकी 6 लाख करोड़ की, जो 1 साल में आना था, उसका क्या हुआ? रोड से 1.67 लाख करोड़ आने थे, उसका क्या हुआ? तो ये जो फेल होने की जो वजह है ना, ये रॉन्ग इकोनॉमिक्स है, मोदीनॉमिक्स जो फेल्ड है। क्यों बताता हूं मैं अभी। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, काले धन की बात की थी, रोबस्ट ग्रोथ की बात की थी 8.5% की। क्या हुआ इन सब चीजों का? कोई भी पैरामीटर इन्होंने जो बताया आया नहीं। 5 साल से लेके 1 मिनट आखिरी मुद्दा, 5 साल का जो उनका टारगेट था कि हम 5 साल के लिए बता रहे, अभी 25 साल तक ले गए। अरे हमारी लकड़ियां पहुंच जाएगी घाट पे। 25 साल की बात कर रहे हैं आप। बजट 1 साल का होता है, 1 साल का आपका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है ये बताइए। हर बार गोल पोस्ट चेंज करना, हर बार कह देना कि यहां से 60 लाख तक आ गए ये लोग रोजगार के बारे में। ठीक है, फिर अब मैं जवाब ले लेती हूँ। एक साथ बहुत सारे सवालों को शामिल कर लिया गया है इसमें। हम रूडी साहब, आप एजुकेशन लॉस को भी आप थोड़ा सा शामिल कर लीजिए, क्योंकि आज डिजिटल एजुकेशन के यूनिवर्सिटी को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया गया है बजट में। तो विरोधी ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये आपने ऐलान तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसे आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि जो दूर दराज से ग्रामीण इलाके हैं वहां तक ये सुविधा पहुंचेगी कैसे? रूडी जी। नहीं, पहले तो मैं इनका उत्तर दे दूं। और जो इन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में हम लोगों ने रिवाइज करके इस बार 2021-22 में जो हमारा बजट 1,48,000 करोड़ था, उसे बढ़ाकर 1,47,776 करोड़ खर्च किया। और इस बार का बजट 1,51,000 करोड़, पता नहीं इन्हें क्यों नहीं दिखता है कि किसान के लिए हम लोगों ने बजट बढ़ाया। ग्रामीण विकास के लिए हमने 2020-21 में 2,14,000 करोड़ खर्च किए थे। बजट एस्टीमेट में पिछले बार हमारा 1,94,000 था, हम लोगों ने 2,06,948 करोड़ खर्च किए, और इस बार भी हमारा बजट उतना ही है। मैं वहां भी अगर उसको छोड़ देता हूं तो थोड़ा सा मेरा इनसे आग्रह है कि आप किसान के क्षेत्र में दीजिए। ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि मछली पालन के लिए आपने बजट में वृद्धि की है लगभग 700 करोड़ का। प्रधानमंत्री आवास योजना जो किसानों के लिए है 27,500 से ले जाकर के आपने 48,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। आपने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 10,443 करोड़ रुपया, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के लिए 6,572, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कटौती नहीं किया गया। इन्होंने एक बड़ा अजीब सा कहा कि सरकार ने कहा था कि 8.5% सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि होगा, तो इकोनॉमिक सर्वे ने कितना बताया है? इकोनॉमिक सर्वे ने बताया 8.0 से लेकर 8.3 तक। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो बातें आप कह रहे हैं सरकार तो वो सब अचीव कर चुकी है, सिर्फ आप किसी विषय को झुटलाने के लिए आप कहते चले ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। साहब, ये सरकार का पक्ष और विपक्ष का काम है आलोचना करने का, और इसलिए जनता में हमेशा कहती हूँ समझदार है, वो आपकी भी बातें सुन रही है, विपक्ष की भी बातें सुन रही है, और बजट को अपने तरीके से समझने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद रूडी साहब समय देने के लिए। जमई साहब, पाटिल साहब, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।